Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Liberty Education Point. My name is सालिमा खान और मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट टॉपिक रहेगा। इससे आप 15 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं और रियल लाइफ में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए ये लाइफ सेविंग नॉलेजेबल लेक्चर हो सकता है। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और ये पैरासाइट जो है बहुत क्यूट होता है लेकिन क्यूट के साथ-साथ थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो क्यूट मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये कैट से रिलेटेड है। तो कैट्स हम लोग को पसंद होती है इस वजह से कैट से रिलेटेड भी है ये, तो मैंने आपको क्यूट बताया इसे। सो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि टॉक्सोप्लाज्मा जो गोंडी होता है वो क्या होता है, कैसे होता है और क्या इन्फेक्शन कॉज करता है। फिलहाल तो हम लोग ये देखते हैं, फिर देखते जाएंगे आगे क्या-क्या हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के इंट्रोडक्शन से। ये जो होता है बच्चों, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट इसीलिए बोला जाता है इसे, क्योंकि ये सेल के अंदर जाकर घुस के सेल के अंदर घुसेगा, फिर वहां पर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने लगेगा। मतलब हाइडन होता है ये इसका टैलेंट। ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, मतलब सेल के अंदर जाके ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा अपनी। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे कॉमन पैरासाइट में से एक पैरासाइट है। आपको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/3% लोग जो रहते हैं इससे कभी ना कभी इन्फेक्टेड होते हैं, हो चुके होते हैं मतलब। पर वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्पटम्स शो नहीं करते हैं कभी-कभी। और रेयर केस में अगर सिम्पटम शो भी करते हैं, तो बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। अगर इसका इन्फेक्टेड फॉर्म प्रेगनेंसी में हो जाता है ना, तो बेबी डेंजरस फॉर्म में आ सकता है, इस पैरासाइट की वजह से। इसलिए इस टॉपिक को मेडिकली बहुत इम्पोर्टेंट दी गई है। तो ये जो है ये कॉज़ेटिव एजेंट है, क्या कॉज़ करता है? तो इसका कॉज़ेटिव एजेंट जो है टॉक्सोप्लाज़्मोसिस कॉज़ करता है, टॉक्सोप्लाज़्मा, ओके? टॉक्सोप्लाज़्मा गोंडी टॉक्सोप्लाज़्मोसिस कॉज़ करता है, जो कि एक टाइप की ज़ूनोटिक डिसीज़ होती है। ज़ूनोटिक डिसीज़ क्यों बोला गया है? ज़ूनोटिक डिसीज़ मतलब एनिमल से ह्यूमन में होने वाली डिसीज़ को ज़ूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा फाउंड इन ह्यूमन एंड एनिमल में ही फाउंड करता है ये, ठीक है? स्टे करना मतलब। और इन्फेक्शन ऑकर्स कैसे है इसका, हम कैसे इसको हम अपने बॉडी में इंगेस्ट करवाते हैं, तो ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर अनकुक्ड मीट के थ्रू हमारी बॉडी में इज़िली एंटर कर सकता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या चीज़ देखी कि टॉक्सोप्लाज़्मिक गोंडी जो है वो एक ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है जो कि इनसाइड ऑफ द सेल में जाके मल्टीप्लिकेशन करता है। देन कॉजेस कॉजेस है इसका टॉक्सोप्लाज़मोसिस जो कि एक ज़ूनोटिक डिसीज़ होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। फाउंड जहाँ रहता है ये ह्यूमन में एंड एनिमल में ला जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे हम लोग इसको इंगेस्ट करते हैं, तो कंटामिनेटेड वाटर, फूड और अनकुक्ड मीट से मिलता है हमें इसका इन्फेक्शन, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन की, जिसे हम बोल सकते हैं पैरासाइट टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी हम लोग यूजुअली क्लासिफिकेशन को ही बोलते हैं, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखने वाले हैं इसका किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्ज़ाम में हम लोग 2 मार्क्स में भी कभी-कभी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत सिंपली फॉर्म में इसको देख लीजिए। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा जगत से है, इस वजह से फाइलम इसका होता है एपिकॉम्प्लेक्स। एपिकॉम्प्लेक्स इसका फाइलम होता है। देन क्लास जो होती है वो स्पेरोज़ोआ होती है और जीनस हम लोग टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं। अब टोक्सोप्लाज्मा की ही स्पेसिस है जो कि गोंडी है, इसकी हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एपिकॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है, तो आप इसका फाइलम याद रखेंगे, फाइलम से आपको ये याद रहेगा कि इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। तो फाइलम क्या है इसका? एपिकॉम्प्लेक्स। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बाद आता है क्लासिफिकेशन, समझ आया आपको? आपको इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के ही ज़्यादातर आते हैं, अंतर्गत ही आते हैं सब। प्रोटिस्टा में आता है फाइलम, क्लास, जीन और
स्पेसिस। तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी फॉर्म, टैक्सोनॉमिक। हम लोग टोक्सोप्लाज़्मा का 3 फॉर्म देखते हैं इसमें, और 3 मार्क्स कम से कम हम लोग इसमें 2 मार्क्स के समथिंग हम लोग इसमें गेन भी कर सकते हैं, बिकॉज़ 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी, कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है इसकी। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी, ट्रैकेज़ॉइड वाली। ट्रैकेज़ॉइड क्या होता है ये इसका रैपिडली या एक्टिव बोल सकते हैं, या फिर फास्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है, जो कि फास्टली मल्टीप्लाई करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फास्टली क्या करेगा, अपने आप को बनाता है, ग्रो करेगा, ठीक है ना? और ये दिखता कैसा है, तो बनाना शेप का दिखता है ये हमें, और एक्यूट इन्फेक्शन कॉज़ करता है। जब ये जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन ही कॉज़ करेगा। एक्यूट इन्फेक्शन कॉज़ करने वाला मतलब रिसेंटली इन्फेक्शन कॉज़ होने वाले को इन्फेक्शन को बोलेंगे एक्यूट इन्फेक्शन कॉज़ करना। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेडिज़ोइड। ब्रेडिज़ोइड मतलब क्या होता है? ब्रेडिज़ोइड मतलब स्लो ग्रो होना, स्लो ग्रो करता है ये। सेकंड फॉर्म है इसकी ब्रेडिज़ोइड, जो कि स्लो ग्रो करेगी। अब जबकि ये स्लो ग्रो हो रही है, इस वजह से ही ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज़ करेगी। क्रोनिक मतलब धीरे-धीरे ग्रो होकर इन्फेक्शन कॉज़ करेगी, तो वो इन्फेक्शन पुराना हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्रोनिक इन्फेक्शन, है ना? मतलब, और इसके अलावा ये हमारी जो टिश्यू है वहाँ पर छुपा हुआ होता है, लाइक स्लीपिंग मोड में रहेगा वहाँ पर, इसीलिए स्लो ग्रो करेगा, ठीक है? और लास्ट क्या है, स्पेरोज़ोइट। अब स्पेरोज़ोइट फाउंड कहाँ करता है? ये फाउंड करता है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना? ये एक इन्फेक्टिव फॉर्म होता है इसका, जो कि एनवायरनमेंट में ईज़ी रे सर्वाइव कर सकता है। oocyte जो बनाता है, oocyte इसका स्पेरोज़ोइट फॉर्म ही होता है, जो ऑटो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, एनवायरनमेंट में ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये इसका होता है इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है ना? तो आप लोगों को हम लोग अगर याद रखें, तो कैसे याद रख सकते हैं? फास्ट ग्रो करने वाला होता है ट्रैकेज़ोइट, स्लो ग्रो करने वाला होता है ब्रेडोज़ोइट, और इन्फेक्टिव स्टेज कौन-सा होता है इसका? स्पेरोज़ोइट का। गॉट इट? ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके होस्ट के बारे में, है ना? होस्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेटिव होस्ट कौन-सा है इसका? जो कि मैं कैट की बात करते हुए आ रही हूँ, तो अ, डेफिनेटिव होस्ट भी उसका कैट ही होगा। कैट इसका डेफिनेटिव होस्ट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पैरासाइट है, ये कैट के अंदर जाके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है? कैट के अंदर जाएगा, वहाँ पर उसके इंटेस्टाइन में जाके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, इस वजह से ये कैट इसका डेफिनिटिव होस्ट हो जाता है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन-सा होता है? तो इंटरमीडिएट होस्ट में हम भी आते हैं। एनिमल है, ह्यूमन्स हैं, शिप, गॉड, पिग, ये सब कैटल्स, ये सब जो होते हैं ऑलमोस्ट सभी होते हैं। कैट को छोड़कर ये सारे इंटरमीडिएट होस्ट में आ जाते हैं, ठीक है? यानी लाइफ साइकिल का अगर शॉर्ट वर्ज़न देखा जाए, तो कैट, कैट से फिर एनवायरनमेंट में आएगा, एनवायरनमेंट से फिर एनिमल से फिर ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ह्यूमन से फिर कोई दूसरा ले लेगा इसे, तो कैट में चले जाएगा ये। ऐसे ही मतलब लाइफ साइकिल रिपीटेडली रिपीट होती रहती है, ठीक है? अब हम लोग इसका होस्ट तो देख चुके हैं। हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि जो पैरासाइट है, उसके 2 होस्ट होते हैं, डेफिनिटिव, इंटरमीडिएट होस्ट। तो याद रखिएगा कि डेफिनिटिव होस्ट में कैट आता है, इंटरमीडिएट होस्ट में कौन आता है? हम लोग भी आते हैं, शीप ऑल्सो, एनिमल ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को इतना समझ आया? तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है उसकी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ऑफ हमें पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको इसकी स्टोरी की तरह ही एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट। इमेजिन करिए एक कैट को, जो कि आपके गार्डन में होगी। आपके गार्डन में एक कैट है, और उसने क्या किया, एक इन्फेक्टेड माउस या बर्ड को खा लिया, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कैट से स्टार्ट किया हम लोगों ने, जो कि उसका फर्स्ट डेफिनिटिव होस्ट थी, ठीक है ना? उसने क्या किया, हमारे गार्डन में एक कैट थी, उसने एक इन्फेक्टेड बर्ड या फिर माउस को खाया, उसके अंदर था पैरासाइट,
ठीक है? जो कि उसका इन्फेक्टिव स्टेज है। उसने उसको खाया, अब इसकी इंटेस्टाइन में मतलब केट की इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट जाके और क्या करने लगा? मल्टीप्लिकेशन करने लगा। उसने ओसाइट इंगेज किया, ओसाइट ने जब मल्टीप्लिकेशन किया, सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है? तो सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसके जो सिस्ट है, इसका सिस्ट कहाँ पर पास आउट कर दिया इसने? एनवायरनमेंट के अंदर। अब एनवायरनमेंट में इसने जब पास आउट किया, सॉइल में, वाटर में गया, वेजिटेबल में, सब जगह जाता रहेगा, हर जगह जाएगा ना वो, क्योंकि वो सिस्ट है तो सिस्ट तो कहीं भी चले जाएगा इज़िली। अब ये जो रहेगा ओसाइट, ओसाइट बाहर एनवायरनमेंट में घूमता रहेगा, ठीक है? ओसाइट इन्फेक्टिव स्टेज अभी तक तो नहीं था, लेकिन 5 से 6 दिन तक अगर हम ये एनवायरनमेंट में घूमता रहेगा तो उसके ऊपर स्पॉचुलेशन हो जाएगा। स्पॉचुलेट हो जाना या फिर स्पॉचुलेशन हो जाने का मतलब ये होता है कि वो अपने आस-पास एक शीट तैयार कर लेगा, ताकि वो एनवायरनमेंट में ईज़िली ग्रो कर सके, ईज़िली सर्वाइव कर सके। ग्रो तो नहीं होता है, ये सर्वाइव होता है बिकॉज़ ऑफ इसको बाहर से कोई बाहर से कुछ चीज़ें इसको हार्म नहीं करे, इस वज़ह से ये अपने आस-पास सराउंडिंग एरिया में एक कवर डेवलप कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉचुलेशन। स्पॉचुलेट हो जाना या फिर स्पोर फॉर्मिंग कर लेना। बैक्टीरिया यूजुअली जो स्पोर फॉर्म करता है ना, वैसा ही ये स्पॉचुलेशन करता है पैरासाइट। ओके, गॉट इट? सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ तक की स्टेप तो हम लोगों ने कर लिए कि डेफिनेटिव होस्ट जो रहता है कैट होता है, कैट से फिर ये कैट के इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होके पास आउट होगा। पास आउट होने के बाद में जब एनवायरनमेंट में 1 से 5 दिन तक के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़े दिन बाद क्या करेगा, इसके ऊपर आउटिंग कवर आ जाएगा, जिसको हम लोग स्पर्चुलेशन बोलेंगे और वो एनवायरनमेंट में इज़िली सर्वाइव कर सकता है। मतलब अ, हन हफ्तों से लेकर महीनों तक पड़ा रह सकता है ये, ठीक है? इसके स्पर्चुलेशन फ़ॉर्म करने की वजह से। अब जबकि ये इन्फेक्टिव फ़ॉर्म है, तो ये डायरेक्ट हम लोगों के अंदर कैसे आता है, अब ये देखना है हमें। तो आप इमेजिन करो, हम लोग बाज़ार में कोरिएंडर लेने गए, ठीक है? मतलब कि धनिया लेने गए, वहाँ से हम लोगों ने उसे लिया, क्योंकि सॉइल में, वाटर में, वेजिटेबल्स में दिखता है यूजुअली, वहाँ से हम लोग उसको लिया, उसको प्रॉपर वॉश नहीं किया कोरिएंडर को, और वॉश ना करते हुए हम लोगों ने डायरेक्ट उसको यूज़ करके एंड यू ईट कर लिया, ठीक है? हम लोगों ने उसको ईट कर लिया, खा लिया। उसके बाद में क्या होता है, जो उसके अंदर, उस कोरिएंडर के अंदर मतलब उस धनिये के अंदर जो स्पैचुलेट ओसाइट्स थे, वो साइट हम लोगों ने क्या कर ली, इंगेस्ट कर लिए। तो ह्यूमन, या तो ह्यूमन ने इंगेस्ट किए उसे या फिर एनिमल ने इंगेस्ट किए। अब वो क्या करेगा, इंगेस्ट करने के बाद ये एक इन्फेक्टिव स्टेज था, तो ओसाइट, ये ओसाइट था। ओसाइट ने क्या किया, ओसाइट ब्रेक डाउन करेगा, अपने स्पॉचुलेशन को ब्रेक डाउन करके बाहर निकलेगा वो, हमारे बॉडी में जाने के बाद में, ठीक है? ग्रूमिंग करेगा, है ना? तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? oocyte से ट्रैकेज़ोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रैकेज़ोइड रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने का मतलब ये है स्पॉचुलेशन को वो ब्रेक डाउन करेगा, इसकी सेल वॉल को ऊपर जो रहती है ना, ये जो आउटर कवरिंग बनाया था, इसको उसने ब्रेक डाउन करके बाहर निकला हमारे यहाँ बॉडी में, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है फिर? ट्रैकेज़ोइड फॉर्म में। आपको याद है हम लोगों ने सेकंड जो पढ़ा था ट्रैकेज़ोइड, वो यही फॉर्म था, ट्रैकेज़ोइड हम लोगों ने पढ़ा था। तो ट्रैकेज़ोइड रिलीज़ करता है और ये रॉकेट की स्पीड में ग्रो करना स्टार्ट करता है। रॉकेट की स्पीड में हमारी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ ट्रैवल करते-करते ब्रेन में पहुँच जाएगा, फिर ब्रेन स में घूमते-घूमते ये हमारी मसल्स तक जाएगा, मसल्स से फिर आइज़ में, आइज़ से फिर हार्ट में, पूरे ऑर्गन में ये स्प्रेड हो जाता है इज़िली जाकर। तो ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फ़ॉर्म करने लगता है, ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। अब जबकि ये अब इस ये देखना है हमें कि क्रोनिक इन्फेक्शन कैसे कॉज़ करता है, ठीक है? तो स्लोली-स्लोली ये जो ट्रैकेज़ोइड थे, ट्रैकेज़ोइड क्या करते हैं, धीरे-धीरे हमारी बॉडी में ब्रेडोज़ोइड फ़ॉर्म में बनने लगते हैं। जब ये हमारे टिश्यू में जाके बैठ जाते हैं ना, तब ये छुप के बैठने के बाद में ब्रेडोज़ोइड बनाते हैं। अब ये ब्रेडोज़ोइड क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्फेक्शन कॉज़ करना स्टार्ट करते हैं, जो कि साइलेंट होता है, हाइडेन टैलेंट होता है इनका। ये रहते तो हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में है। ज़िंदा रहते हैं, पर हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देते हैं कि हमारी बॉडी में है। लेकिन अगर यही काम, यही चीज़ प्रेग्नेंट लेडी में
की है ना? प्रेग्नेंट लेडी अगर इससे इन्फेक्ट हुई है, तो क्या हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला हो सकता है स्टूडेंट। इफ प्रेग्नेंट वूमेन गेट्स इन्फेक्टेड, ठीक है? तो क्या हो सकता है? ट्रैकेज़ोइड प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाते हैं। प्लेसेंटा से क्रॉस होने के बाद में जिसका जो बेबी है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और उसको कहाँ-कहाँ इन्फेक्ट करेंगे तो बेबी के ब्रेन में जाएँगे, आइज़ में जाएँगे, आइज़ सेल को डैमेज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इन्फेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जान का खतरा हो जाता है ये, ठीक है? तो लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होती रहती है, बार-बार यही रिपीटेशन होता रहता है। ए एनिमल से टिश्यू में फिर ब्रेडीज़ोइड साइकिल बनती रहती है, फिर कैट उन्हें फिर से खा लेते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसी रिपीटेड होती रहती है। क्या हुआ था इस लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग से हम स्टार्ट अगर देखेंगे तो डेफिनिटली होस्ट होता है उसका अ, कैट से फिर वो कैट कुछ भी बर्ड्स या फिर माउस को उसने इंगेस्ट किया। इंगेस्ट करने के बाद में उसके इंटेस्टाइन में जो oocyte थे उसने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जब कैट की फीसेस के थ्रू oocyte बाहर आते हैं एनवायरनमेंट में, तो 5 से 6 दिन बाद वो जो oocyte है वो स्पॉचुलेशन कर लेते हैं रिएक्शन और आउटर कवरिंग बना लेते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सके। अब जब वो इन्फेक्टिव फॉर्म कोई ह्यूमन वेजिटेबल वाटर या फिर सॉइल के थ्रू हमारी बॉडी में लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाने के बाद में जो स्पॉचुलेशन करा था वो ब्रेक डाउन करके और फॉर्म बना लेते हैं। क्या फ़ॉर्म कर लेते हैं? ट्रैकेज़ोइड। ट्रैकेज़ोइड फ़ॉर्म बनाने के बाद में हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड होके पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, सारे ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है? और टिश्यू में जाके एक जगह बैठ जाते हैं। जब वो बैठेंगे तो किस फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रेडीज़ोइड में। ब्रेडीज़ोइड ये टिश्यू फ़ॉर्म होता है इसका, ठीक है? उसके बाद ये चीज़ तो चलती रहती है लेकिन अ, कभी-कभी क्या होता है अगर उसको रेयर केस में होता है ये, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी ने उसको ले लिया है ना? तो प्रेग्नेंट लेडी अगर इसको ले लेती है तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस साबित हो सकता है बिकॉज़ ऑफ बेबी की वज़ह से ये प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्टली बेबी में एंटर हो सकता है, ठीक है? तो इस वज़ह से ये लाइफ़ साइकिल चलता ही रहता है। तो स्टूडेंट आप लोग को आई होप कि लाइफ़ साइकिल समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक देखते हुए आए हैं, अनकुक मीट से आता है ये। अनकुक मीट मतलब कच्चा पका हुआ मीट कच्चा पका हुआ मीट हम लोग अगर खा लेते हैं तो उसके अंदर सिस्ट रहेगा ही, ठीक है? और इंगेज कर लिया अगर हम लोगों ने oocyte को सॉइल से, वाटर से या फिर कंटामिनेटेड फूड से जिसके अंदर कैट की फीसेस हो मतलब कैट की फीसेस से कुछ चीज़ कंटामिनेटेड हो जाती है, डायरेक्ट हम लोग इनगेस कर सकते हैं, ठीक है? और कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन मतलब होता है मदर टू फीसेस में ट्रांसफर हो जाना, जो कि अभी हम लोग लाइफ साइकिल में देख चुके हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये बहुत रेयर केस में होता है बेटा, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, चांसेस होते हैं इसके भी। ठीक है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ में आया? कि ईटिंग कोई अनकुक मीट लेने से या फिर सॉइल वाटर या कंटामिनेटेड फूड के कॉन्टैक्ट में आने से, कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन की वज़ह से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वज़ह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पैथोजेनेसिस या सिम्पटम्स। अब जो कि मैंने आपको बताया कि पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखेंगे। देखो अगर हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन होता है तो माइल्ड असिम्प्टोमेटिक सिम्पटम्स होते हैं इसके। माइल्ड सिम्पटम्स में क्या-क्या होता है उसके मैं बता देती हूँ आपको। लो फीवर आता है इसमें, हेडेक हो जाता है, देन लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो जाते हैं। ये बहुत ही माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं इसलिए हम लोग इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन में हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट कौन से होते हैं जिसका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, तो उनमें क्या-क्या हो सकता है? उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेन ऑप्सिस बनाने का वर्क करते हैं ये, ब्रेन ऑप्सिस बनाएँगे, आई इन्फेक्शन कर सकते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं? सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा हमारी न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्जेनाइटल
इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों के लिए ट्रेड है। ट्रेड एक टाइप का इन्फेक्शन ही है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम्स में। तो ये हाइड्रोसेफलाइसिस करते हैं, है ना? नेक्स्ट होता है इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन। थर्ड है इसका कोरियोरेंटियाइटिस। ये सब बहुत ही रेयर केस में होता है, बट होता ज़रूर है। ये ट्रेड इन्फेक्शन बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है? तो ये सिम्पटम्स इसके याद रखिएगा। ये हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन में असिम्प्टोमेटिक होते हैं, रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। बहुत ही माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन जिसका इम्यूनिटी पावर वीक हुआ, मान लो किसी को एचआईवी है या कुछ इम्यूनिटी पावर हमेशा से वीक रहा हो, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको इसका सिम्पटम्स भी समझ आए हों। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अब हम सब कुछ देख चुके हैं, तो हम लोग देख लेते हैं अब इसको लैब में डायग्नोस कैसे करेंगे। तो लैब डायग्नोस करने के लिए हम लोगों को टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट लगाएँगे हम लोग, सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं जो कि एलाइज़ा टेस्ट लगाते हैं। एलाइज़ा में हम लोग आईजीजी, आईजीएम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे। आईजीएम हम लोग लगाते हैं अगर हम लोगों को इसमें रिसेंट इन्फेक्शन होता है तो आईजीएम पॉज़िटिव आता है। आईजीएम में हमें पता चल जाएगा कि रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है? और अगर आईजीजी आया है तो पास्ट वाला इन्फेक्शन पता चलेगा। क्रोनिक हमें पता चलता है आईजीएम में और पास्ट वाला पता चलता है आईजीजी में। ठीक है? अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पीसीआर पीसीआर टेक्निक से हम लोग पैरासाइट का डीएनए डिटेक्ट करेंगे, ठीक है? जिससे हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में किया जाता है। और माइक्रोस्कोपी तो हम लोग करते ही हैं हमेशा से। माइक्रोस्कोपी एग्ज़ामिनेशन में हम लोग को टिश्यू सेक्शनिंग, कटिंग करके हम लोग पता करेंगे, ट्रैकेज़ॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है इसका। तो ये हो जाता है हमारा लैब डायग्नोस। लैब डायग्नोस हम लोगों ने 3 स्टेप में कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप इज़ द सीरोलॉजिकल टेस्ट, एलाइज़ा टेस्ट, पीसीआर टेक्निक जिसमें डीएनए डिटेक्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी जिसमें हम लोग टिश्यू एग्ज़ामिनेशन करते हैं। गॉट इट? ओके डन। देन हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेते हैं इसका कि क्या प्रिवेंशन करने चाहिए बचने। अब हम लोगों को जब जान चुके हैं तो हम लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कैसे हम लोग इससे बचें, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो हमें कंट्रोल करने के लिए जो रॉ और अनकुक मीट होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? और हैंड वॉश प्रॉपरली कर लें। जब हम लोग सॉइल या फिर रॉ फूड जो होते हैं उनके कांटेक्ट में अगर हमारे हैंड आते हैं तो हम लोग को अच्छे से प्रॉपरली उसको वॉश करना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है, तो उसे कैट से अवॉइड करना चाहिए, मतलब कैट के कॉन्टैक्ट में कम आना चाहिए या फिर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? और कंट्रोल कैट पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो कैट की उसको कंट्रोल करें प्लीज़, बिकॉज़ ये हमारे लिए डेंजरस साबित भी हो सकते हैं। इतनी-इतनी कैट ना पालें अपने घरों में कि वो आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा दें, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई हो। तो आज अपनों टोक्सोप्लाज़्मा गोंडी जो है उसका कंप्लीट टॉपिक जो कि मास्टर लेवल पर अच्छी तरह से सीख लिया होगा आई होप। लाइफ साइकिल फॉर्म देखा हम लोगों ने इसमें, कौन-कौन सा फॉर्म होता है वो देखा, होस्ट कौन से होते हैं वो देखे हैं, सिम्पटम्स देखे हैं, कॉन्जेनाइटल ट्रेट्स देखे हैं इसमें, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख सुन रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट पैरासाइट कौन सा चाहिए आपको या नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। सो ओके बाय स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा।